तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। और दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है भाई। आज के इस सेशन में आप सभी को विदित होगा कि हमारी जो बेस्ट 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज का हमने 13 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा जो है 14th सेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ये जो सेशन रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगा। जो भी साथी किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर ये रहने वाला है। तो अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इस सेशन को कंप्लीटली देख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी टॉप 1000 क्वेश्चंस सीरीज नाम से, तो उसमें ये सारे सेशन एक जगह पड़े हैं, आप इनको सभी को देख लीजिएगा। और कोई सा भी ड्राइवर एग्जाम हो, इससे 1000 जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है, इससे बाहर एक भी पर्सन नहीं आएगा, मैं इतना वादा आप लोगों से जरूर कर सकता हूं। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। बताना चाहूंगा आप चाहे यहाँ पे इसरो ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूके SSC ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे कोई हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट, ठीक है, आप ITBP की तैयारी कर रहे हैं, ITBP, या कोई अन्य कोई भी एग्जाम हो, तो उनके लिए हमारा जो एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है जो कि स्टडी एट होम ऐप के ऊपर आपको मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आप डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। पुरानी भर्तियों की जितनी भी पेपर है, सारे पेपर एक जगह आपको कलेक्शन, लगभग 70-75 पेपर आपको यहां पर मिल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों हमारी जो 4 या 5 हेवी ई बुक है ड्राइवर एग्जाम के लिए, वो ई बुक भी सारी की सारी आपको कोर्स में इसमें मिल जाएगी। तो अगर आप बेहतरीन कंटेंट चाहते हैं तो आप स्टडी एट होम ऐप को डाउनलोड करके हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की बिना देरी किए। कोई भी क्वेरी हो तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उसके नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न 651 है, आप सभी को पता होगा 650 तक क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, ठीक है। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय में शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक क्या है? व्हाट इज द एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड रिगार्डिंग डे टाइम नॉइज इन रेजिडेंशियल एरिया? यानी कि जहां पर लोग रहते हैं, आवासीय जो क्षेत्र होता है, वहां पर दिन के समय में कितनी जो है ध्वनि हो सकती है डेसिबल में? तो आप लोगों को पता होगा इसके लिए 55 डेसिबल जो है ध्वनि यहां पे फिक्स की गई है आवासीय क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक खालिस्तान देश है। इंडिया इज ए खालिस्तान कंट्री। मिड हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव, डबल हैंडेड ड्राइव, लेफ्ट हैंड ड्राइव। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे है। यहां पे पूछा है भारत है वो रोड, एक तो होता है कि भारत में वाहनों को आमतौर पर किस दिशा में या किस साइड में चलाया जाता है, एक होता है कि भारत में गाड़ी जो है वो किस साइड में चलाई जाती है। यहां पे देखो नाम आया है हैंड ड्राइव, है ना, मतलब कि किस हाथ से चलाई जाती है, किस हाथ की ओर से चलाई जाती है। तो भारत में जितने भी व्हीकल है वो राइट हैंड ड्राइव है। राइट हैंड, आप इतना सा समझ जाओ कि आप कोई भी अगर सिग्नल देते हैं 4 व्हीलर में बैठ के, तो आप कौन से हाथ से देते हैं? राइट आर्म से देते हैं। जैसे कि ड्राइवर के जितने भी मतलब कि हैंड सिग्नल है वो राइट आर्म के द्वारा दिए जाते हैं। उसी से याद रख लेना कि राइट हैंड ड्राइव व्हीकल वाला सिस्टम या वाला रूल इंडिया में यहां पे चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो दोस्तों है डीपी ड्राइवर 2000 यहां पे 22 में पूछा जा चुका है। डीपी 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न 653, परिवहन वाहन लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तिथि से खालिस्तान वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ ब्लैंक ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू और रिन्यूअल। आप सभी को विदित होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है। इसमें दोस्तों 2019 में संशोधन हुआ है। इसके तहत 3 ईयर इसकी वैलिडिटी होती थी, लेकिन 2019 में वैलिडिटी 5 साल कर दी गई है। आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको विदित होगा कि जो डीएल होता है, डीएल इश्यू करने को लेकर जो मामला होता है वो यहां पर धारा 9 में इसका उल्लेख किया गया है। डीएल ऑल इंडिया लागू होगा, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया में यहां पे मान्य होगा, ऐसी बात धारा 13 में लिखी गई है। डीएल की जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी, तो इसका उल्लेख धारा 14 में किया गया है कि कितनी अवधि तक के मान्य होगा। जैसे लर्निंग लाइसेंस होता है एलएल, इसका उल्लेख धारा 8 में किया गया है। और आप लोगों को बता दूं, डीएल से संबंधित कोई भी अप्लाई हो, डीएल अप्लाई करना हो तो फॉर्म संख्या 2 काम में यहां पे आता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में BS6 उत्सर्जन मानदंड किस वर्ष में लागू किए गए थे?
इन विच ईयर वर BS6 इमिशन नॉर्म्स इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। आप सभी को पता होगा BS का पूरा नाम होता है भारत स्टेज, भारत स्टेज। और आप सभी को पता होगा यूरो की तर्ज पर भारत में सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। सन 2000 में यहां पे पहला आया था, 2001 में दूसरा आया था, 2005 में तीसरा आया था, 2010 में फोर्थ की शुरुआत हुई थी, 2017 में फोर्थ को कंप्लीटली पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहां पे लागू कर दिया गया था। और 2020 में, 2017 में और 2020 में दो तिथि याद रखना, ये तो BS4 का है, क्या है BS4 का, और ये 6 का है। इन दोनों के ही तहत जो व्हीकल होंगे, व्हीकल उनका जो PUC होगा वो 12 मंथ के लिए वैलिड होगा, 12 मंथ के लिए वैलिड होगा। इससे नीचे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनके लिए 6 मंथ के लिए वैलिड होगा। दूसरी बात आपको भारत स्टेज को लेके आपको याद रखनी है कि ये एक प्रकार का पॉल्यूशन से रिलेट करता है, ये पॉल्यूशन को डिक्रीज करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसका संबंध इमिशन नॉर्म्स यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को कम से कम करने को लेके इसको बताया जाता है। अब एक चीज और आती है कि AW एक शब्द आता है, AW पिछले वीडियो में थोड़ा सा मुझे इसे बताने में मिस्टेक हो गई थी। AW का संबंध यहां पे BS4 प्लस 6 में यहां पे है। और अब AW क्या है, आप सभी को पता होगा कि आजकल गाड़ियों में यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, ये यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को पता होगा इंजन जो है, इंजन का जो धुआं निकलता है वो धुआं इसमें जो है हार्मफुल गैसें होती है, हार्मफुल गैसें, ठीक है। इनको कम करने का काम क्या है, ये यूरिया करता है। और इस यूरिया वाले टैंक को ही AW कहा जाता है। तो आप सभी को AW के नाम के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि AW का संबंध किससे है, जो गाड़ी में यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है वो AW है। AW के लिए अलग से टैंक होता है, आपको लिक्विड फॉर्म में यूरिया गाड़ी में डालनी होती है, जो कि गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट है, यानी इंजन से निकलने वाली जहरीली गैसों के साथ में ये प्रतिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। यह संकेत क्या इंगित करता है, ये देखो गोल आकृति में यहां पे 50 लिखा हुआ है, गोल आकृति में 120 भी आ सकता है। अब आपसे पूछे क्या है, तो ये भाई साहब मैक्सिमम स्पीड है। अब आपको ऑप्शन देखने हैं सही कौन सा है। ये प्रश्न है कि आप 40 से चला सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, 80 से भी चला सकते हैं तो भी ठीक है, 90 से चला सकते हैं तो भी ठीक है, और 120 से चला सकते हैं तो भी ठीक है, 120 से ऊपर चला सकते हैं नहीं चला सकते। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, स्पीड लिमिट के बारे में बता रहा है। आप सभी को विदित होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट की 1988 की जो धारा 183 है वो यहां पर गति जो है के बारे में जो डिनोट है वो करती है कि आपकी गाड़ी की लिमिट क्या होगी। तो यहां पर अगर आप स्पीड के लिमिट की बात करते हैं तो धारा 183 इसमें अपराध बताती है, लेकिन इसका उल्लंघन करने पर धारा किस धारा का उल्लंघन होता है, तो धारा 112 में स्पीड की लिमिट का उल्लेख किया गया है। और अगर उल्लंघन करेंगे तो जुर्माना 183 में लिखा गया है, ठीक है ना। आप ये बात याद रखना। अभी पहली बात तो इसमें क्या है, जुर्माना है, और इसमें क्या है, स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट है, ठीक है। तो यहां पर ये दो बातें आपको याद रखनी। जुर्माने की बात करता हूं तो यहां पर छोटी गाड़ियों के लिए 1000 से 2000 का जुर्माना है, बड़ी गाड़ियों के लिए 2000 से 4000 का जुर्माना है। ये अलग अलग है, LMV और ये HMV, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंग का सही तरीका नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ पार्किंग। लंबवत पार्किंग का विकल्प चुने, पार्किंग करते समय हमेशा अपने संकेतकों का उपयोग करें, और सड़क पर नो पार्किंग जोन का सम्मान करें, बिल्कुल ये ठीक है और ये भी ठीक है। हमेशा अधिकृत पार्किंग की तलाश करें, ये भी ठीक है। लंबवत पार्किंग, चूज ए वर्टिकल पार्किंग ऑप्शंस है, यानी आप किसी रोड पे जा रहे हैं, एक तो होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। अब देखो मैं आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में बताता हूं। ये रोड है, ठीक है, एक ये रोड है। अब इस रोड पे आप अगर गाड़ी को यहां साइड में इस टाइप से लंबी पार्क करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल पार्किंग होगी, हॉरिजॉन्टल पार्किंग होगी, जिसे आप पैरेलल पार्किंग के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है। और ये अगर आप यहां पे गाड़ी इस साइड से पार्क करोगे ऐसे लंबाई में सड़क के बीचों बीच, तो ये एक प्रकार की वर्टिकल पार्किंग होगी, वर्टिकल पार्किंग। अब आप लोगों को यहां पे पता चल गया होगा कि वर्टिकल पार्किंग को हम एल पार्किंग के शेप में मान सकते हैं, पार्किंग। तो आप समझ गए क्या, वर्टिकल पार्किंग कौन सी है, हॉरिजॉन्टल कौन सी है, पैरेलल कौन सी है, और हमें एक किसी भी मतलब कि रास्ते पर आपको कौन सी पार्किंग नहीं करनी चाहिए, समझ गए क्या।
तो कौन सी नहीं करनी चाहिए? लंबवत पार्किंग यानी कि वर्टिकल पार्किंग आपको नहीं करनी चाहिए। तो पार्किंग के संबंध में आपका कोई यहां पे डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, एक पार्किंग के संबंध में आता है टायर और टायरमक का नियम। टायर टायरमक यानी कि टायर का मतलब है सामने जो गाड़ी है वो इसका टायर, टायरमक का मतलब है जो सामने गाड़ी खड़ी है इसके पीछे वाले जो टायर इनके बीच का जो डामर है उसको टायरमक बोला जाता है। और ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है इसके ड्राइवर को, यहां पे ड्राइवर को ये जो रोड यहां पे आगे खड़ी गाड़ी के टायरों के बीच की दिखनी चाहिए, तभी वो गाड़ी सेफ डिस्टेंस में होती है। और टायर टायरमक के रूल के अकॉर्डिंग 4 से 5 फीट की दूरी दो जो गाड़ियां खड़ी होगी आगे और पीछे उनके बीच में जगह होनी चाहिए, 4 से 5 फीट। और इस नियम को टायर और टायरमक नियम कहते हैं। लेकिन अगर दो गाड़ियां बराबर में खड़ी है तो यहां पर 3 फीट की दूरी कम से कम दो गाड़ियों के बीच में होनी चाहिए। ये दोनों यहां पे रूल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये थी यहां पे टायर टायरमक रूल के बारे में भी बता दिया। तो पार्किंग के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, उम्मीद है। प्रश्न 657, निम्नलिखित में से कौन सड़क सुरक्षा में शामिल नहीं है? चालक की शिक्षा, ये तो शामिल है। प्राधिकरण जहां वाहन पंजीकृत है, भी वाहन जहां पंजीकृत है उस प्राधिकरण से सेफ्टी से कोई रिलेशन नहीं है। सड़कों और राजमार्गों का डिजाइन, बिल्कुल डिजाइन कैसा है, कैसी सड़कें आपने बनाई है, यह बिल्कुल सुरक्षा को बताती है। यातायात सुरक्षा और नियंत्रण की प्रणालियां, ट्रैफिक सेफ्टी एंड कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल ये भी संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। और गलत ही इसमें पूछा है कि जो शामिल नहीं है उसे हमें बताना है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं भाई। प्रश्न संख्या 58, जैसे ही एग्जॉस्ट कैटेलिक कन्वर्टर से होकर गुजरता है तो बिना जले हाइड्रोकार्बन खालिस्तान में परिवर्तित हो जाते हैं। आप सभी को पता होगा, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलते हैं NO2, एक CO2 भी निकलते हैं, CO निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, ओजोन गैसें भी निकलती है ना, ये हार्मफुल गैसें होती है। तो यहां पर पूछा जैसे ही एग्जॉस्ट कैटेलिक कन्वर्टर से होकर गुजरता है तो बिना जले हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन किसमें जो है कन्वर्ट हो जाएगा? तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, है ना, क्योंकि इसमें कार्बन भी कण है और हाइड्रो के भी कण है। तो यह हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी वाष्प के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मामला है ये देखो इसमें शामिल है ऑलरेडी, है ना, हाइड्रोकार्बन में और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ये थोड़ा सा जो है पारिवारिक संबंध है, इसलिए हमने ये बता दिया। नाइट्रोजन नहीं बता सकते क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है। ऑक्सीजन और कार्बन, ये इसमें अब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन से गलत हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन से गलत हो जाएगा, इसमें भी नाइट्रोजन से गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों चीजें शामिल है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 14 से संबंधित है। मैंने आप सभी को पता होगा कि यहां पर बताया था कि धारा 14 में क्या बताया गया। जो धारा 14 है, सेक्शन 14 है धारा 14, इसमें जो वैलिडिटी है, ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी, इसके बारे में जो है बताया था, DL। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी, मोटर वाहनों को चलाने की अनुज्ञप्तियों का चालू रहना। आप सभी को पता होगा विदाउट गियर की बात करते हैं, विदाउट गियर का लाइसेंस होगा। सॉरी, ये तो मतलब कि मैं एज के बारे में बता रहा हूं ना। तो यहां पर आप सभी को पता होगा कि छोटी गाड़ियों का जो लाइसेंस होता है वो 20 साल के लिए होता है। ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां होती है उनके लिए 5 साल का होता है। खतरनाक ज्वलनशील पदार्थों का सेवन वहन करने वाली जो गाड़ियां हैं उनका 3 साल के लिए ही बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में धारा 14 में बताया गया है। लाइनों का उपयोग किया जाता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता प्रतिबंधित होती है। यातायात की किसी भी धारा को लाइनों को पार करने की अनुमति नहीं होती है। सीधी सी बात है, यहां पर पूछ रहे हैं ये लो कंटिन्यूअस जो लाइन होगी उसके बारे में बता रहे हैं। कंटिन्यूअस जो लाइन होगी उसके बारे में बता रहे हैं कि कंटिन्यूअस लाइन वहां होती है जहां दोनों दिशाओं में जो है ओवरटेकिंग करना या मतलब कि लाइनों को पार करना प्रतिबंधित होता है। तो वहां पर सिंगल ब्रोकन, डबल कंटिन्यूअस, डबल ब्रोकन, सिंगल कंटिन्यूअस। तो यहां पे डबल, दोनों दिशाओं की बात हो रही है ना, दोनों दिशाएं शब्द आपको देखते ही आपको करना है डबल लाइन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नई BH श्रृंखला यानी भारत जो है, भारत में जो एक BH सीरीज लाई गई है मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके लिए BH श्रृंखला नंबर प्लेटों में पहले 2 अंक को दर्शाती है। इन द न्यू BH सीरीज नंबर प्लेट द फर्स्ट 2 डिजिट डिनोट, आप सभी को पता होगा जो पहले 2 अक्षर होते हैं, जैसे कि कोई भी गाड़ी है 2024 में रजिस्ट्रेशन होती है तो वहां पे 24 नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। 24 इसका मतलब होगा कि ये गाड़ी 2024 में पंजीकृत हुई है। तो जो पहले 2 अंक होंगे वो यानी कि रजिस्ट्रेशन ईयर को डिनोट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1
राइट आंसर हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ईयर। अब आप सभी को विदित होगा कि यहां पर बीएच जो सीरीज होती है, थोड़ा सा मैं आप पे लोगों को यहां पर जो है बीएच सीरीज का जो नंबर प्लेट का जो सीरियल नंबर लिखे होते हैं वो बता देता हूं। यानी कि जैसे यहां पे लिखा होगा 24 BH 0001 और यहां पे जैसे कि डबल ए लिखा होगा, तो इस टाइप से आपकी जो नंबर प्लेट होती है। अब इसमें आप सभी को पता है 24 जो है वो ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, ये बार सीरीज का प्रतीक है, ये गाड़ी की सीरियल नंबर है रजिस्ट्रेशन के, और ये एक अल्फाबेटिक नंबर है जो कि इस नंबर को कंटिन्यूअसली आगे रखने के लिए यहां पे दिए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का बीएच जो सीरीज होती है उसका पैटर्न होता है जो मैंने अभी आपको यहां पे बताया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह संकेत निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? गोल आकृति में केवल एक रेखा है, तो ये क्या आपको डिनोट करती है? तो आपको ये नो पार्किंग, ये आपको नो पार्किंग के बारे में कहती है। अगर यहां पे दो रेखाएं होती तो नो पार्किंग नो स्टैंडिंग हो जाता, ना तो खड़ा रह सकते हैं ना रुक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चिन्ह आपको क्या डिनोट करता है? आप सभी को पता होगा, एक तो होता है केवल ऐसे जाके केवल ये मोड़, इसे हम कर्व मोड़ कहते हैं, कर्व एंगल, ठीक है। और एक होता है यहां पे आगे गया वापस आया वापस आगे गया, तो ये होता है रिवर्स बैंड, रिवर्स बैंड, रिवर्स बैंड, ठीक है। और एक ये आप लोग देख रहे हैं तो ये है हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड। अब जिधर ये मुड़ा होगा उसी राइट या लेफ्ट का आपको नाम बताना है। तो ये किधर मुड़ा हुआ है? राइट में मुड़ा हुआ है ना, ये राइट में, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? दाईं और दोहरा मोड़, है ना, यानी कि देयर इज अ डबल टर्न टू द राइट, है ना, कि यानी कि पूरा मोड़, एक टर्न कितना होता है? इतना होता है, फिर और मुड़ जाए तो ये डबल टर्न होता है, इसीलिए इसको मतलब डबल टर्न भी मतलब कि दोहरा मोड़ भी इसको बोल दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोहरा मोड़ से कंफ्यूज मत हो जाना। दोहरा मोड़ का मतलब है आप जिस दिशा में आ रहे हैं उसके विपरीत आप मुड़ जाते हैं, तो ये डबल मोड़ होता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी हानिकारक गैस नहीं है? Which of the following is not a harmful gas? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन। आप सभी को पता है ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ये हार्मफुल नहीं है। आप सभी को पता है प्लस का चिन्ह है, एक चौकोर आकृति में है, मतलब कि सूचनात्मक चिन्ह है, और ये एक प्रकार का फर्स्ट एड बॉक्स का या फर्स्ट एड सेंटर का प्रतीक है। साथ में अगर चारपाई आ जाती तो रेस्टिंग या हॉस्पिटल भी आ जाता। यहां पे अगर चारपाई साथ में आ जाती तो हॉस्पिटल बन जाती भाई। जब तक चारपाई साथ में नहीं होगी तब तक आप इसको फर्स्ट एड मानेंगे। हॉस्पिटल तभी होगी जब प्लस भी होगा और चारपाई यानी कि रेस्टिंग प्लेस वाला भी होगा। परिवहन और वाणिज्यिक वाहन के चालकों को डीएल, आरसी, पीयूसी के साथ साथ और वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र भी साथ रखना चाहिए। यहां पे पूछा है परिवहन या वाणिज्यिक वाहन के लिए, तो चिकित्सा ट्रीटमेंट, परमिट, पासपोर्ट, वीजा, ये गलत, ये गलत। परमिट बिल्कुल आवश्यकता होती है। आप सभी को पता होगा ट्रांसपोर्ट कोई भी गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए कौन कौन से दस्तावेज होते हैं? आरसी, डीएल, पीयूसी, फिटनेस, टैक्स और परमिट, परमिट और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ठीक है। फास्ट टैग तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें यहां पे आपके पास में होनी चाहिए भाई। डैशबोर्ड में खालिस्तान लाइट, जिसको चेक इंजन लाइट भी कहा जाता है, कार में किस समस्या का संकेत करती है? आप सभी को पता होगा एक MIL है, ATP है, SRS है। SRS तो एयरबैग से संबंधित है भाई, एयरबैग इनके ऊपर लिखा रहता है। EPS है, तो आप सभी को पता होगा यहां पर जो है चेक इंजन लाइट को मेल फंक्शन इंडिकेशन लाइट भी कहा जाता है। मेल फंक्शन इंडिकेट लाइट यानी कि MIL जो लाइट होगी इसी को हम चेक इंजन लाइट बोलते हैं। चेक इंजन लाइट CEL के नाम से भी इसको जान सकते हैं, जो कि इंजन में किसी भी प्रकार की टेक्निकल मिस्टेक को इंडिकेट है वो करती है, ठीक है ना। यहां पे एक इंजन का सिंबल सा बना होता है भाई, इसे हम MIL या चेक इंजन लाइट के नाम से जान सकते हैं। डैशबोर्ड संकेत के बारे में बात हो रही है। वैध पंजीकरण के बिना वाहन चलाने के पहले अपराध के लिए दंडनीय होगा कि रुपए तक हो सकता है लेकिन 2000 रुपए से कम नहीं होगा। यहां पे पूछा गया है कि आप अगर यहां पे बिना वैध पंजीकरण के बिना वाहन चलाते हैं तो कितना जुर्माना हो सकता है? तो आप सभी को पता होगा धारा 192 में विदाउट आरसी अगर आप गाड़ी चलाते हैं, विदाउट आरसी, विदाउट आरसी, तो यहां पर जुर्माना 2000 से लेके 5000 तक होता है भाई, ठीक है। तो यहां पर पूछा है जो 2000 से कम योग तक हो सकता है, तो 5000 तक हो सकता है भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, इसकी जो धारा 39 है वो कंपल्सरी नीड ऑफ आरसी के बारे में बताती है, ठीक है। कोई भी व्हीकल जो है आरसी के बगैर रोड पे काम में या यूज में नहीं लिया जा सकेगा।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा की आवश्यकता से संबंधित है? आप सभी को पता होगा, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात हो रही है और इंश्योरेंस के संबंध में बात हो रही है कि इंश्योरेंस कंपलसरी, वो भी कौन सी? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो इसके लिए जो है धारा 146 कंपलसरी रूल बनाती है कि यहां पर आपकी गाड़ी में इंश्योरेंस होगा, इसके बगैर आप रोड पर गाड़ी को ड्राइव नहीं करेंगे, और करेंगे तो यहां पर धारा 146 के उल्लंघन में धारा 196 लागू होगी और यहां पर आपके खिलाफ 2000 का जुर्माना और 3 मंथ इंप्रिजनमेंट यानी जेल भी हो सकती है पहली बार में। सेकंड टाइम 4000 और 3 महीने है। ठीक है, तो यहां पर धारा 146 और 196 याद रखना इंश्योरेंस से संबंधित है। फॉर्म की बात करते हैं, इससे संबंधित दो फॉर्म है, एक तो फॉर्म संख्या 51 जिसमें इंश्योरेंस जारी होता है, फॉर्म 53 जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो व्हीकल है उनको जो है इंश्योरेंस से छूट जो दी जाती है उसके लिए फॉर्म 53 काम में आता है। प्रश्न 670, सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को स्वर्णिम घंटे के दौरान दी जाने वाली तत्काल और उचित प्राथमिक चिकित्सा से बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और चोटों की गंभीरता कम हो जाती है। आघात के बाद के इस घंटे को, पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है, यानी पहला घंटा फर्स्ट आवर। तो यहां पे हो जाएगा कि भी कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें जो उसके तुरंत बाद का जो पहला घंटा होता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, उसके मरने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है, तो वहां पर जो उसको नुकसान हो सकता था उसमें कमी आ जाती है। तो उस एक घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं और गोल्डन आवर में हमेशा किसी भी व्यक्ति के जो इंजर्ड हो चुका है उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए, फर्स्ट एड देना चाहिए और हर संभव प्रयास करके उसकी जान बचानी चाहिए, क्योंकि पहले घंटे में मतलब कि ऐसी संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो इसको हम गोल्डन आवर या स्वर्णिम घंटे के नाम से जानते हैं, जिसका उल्लेख आप सभी को पता होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है यहां पर धारा 2 की उपधारा 12 क में इसका उल्लेख किया गया है गोल्डन आवर के बारे में। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। काले अक्षरों वाली सफेद लाइसेंस प्लेट वाले वाहन का अर्थ यह है कि एक वाहन है। अब देखो प्लेट तो कैसी है? व्हाइट है। ठीक है, इसके ऊपर अक्षर कैसे हैं? ब्लैक कलर में, जैसे कि RJ44 है ना, SR 8686। तो अब ये ब्लैक में होंगे, ब्लैक में होंगे और नंबर प्लेट व्हाइट होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये कौन सी हो सकती है? एक प्राइवेट व्हीकल हो सकता है, एक निजी गाड़ी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक होगा तो इसकी नंबर प्लेट ग्रीन होगी। ठीक है, और सैन्य होगा तो इनके ऊपर मिलिट्री कलर की होगी, और परिवहन वाहन होगा तो इनकी नंबर प्लेट येलो कलर की होगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यदि किसी वाहन का वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। आप सभी को विदित होगा मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा 90 है, 190 है, वो जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या मतलब कि सुरक्षा दृष्टिकोण दर्शाती है कि आपकी गाड़ी जब रोड पे चलती है तो किसी दूसरे व्यक्ति को उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे पर्यावरण का नुकसान हो, चाहे आपकी फिटनेस का नुकसान हो, चाहे किसी और प्रकार का नुकसान हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा होता है तो इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से जुर्माना यहाँ पे रखा गया है। तो जो पीयूसी होता है, पीयूसी के लिए यहाँ पर 2000 का जुर्माना रखा गया है, हालांकि कई जगह पर ये 1000 से 2000 के बीच में भी आता है। ठीक है, तो यहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अब आप एक चीज ये बता दीजिए, पीयूसी प्रमाण पत्र को कौन से फॉर्म में आपको दिया जाता है? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। परिवहन वाहन के अलावा मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जिसने खालिस्तान वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यानी कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस परिवहन वाहन के अलावा मोटर चलाना, अच्छा मतलब कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अलावा कोई दूसरी गाड़ी चलाना चाहता है तो उस व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस कितनी उम्र में दिया जा सकता है? तो आप सीधी सी बात आ गई, HMV यानी कि ट्रांसपोर्ट वाला तो कितना है? ट्रांसपोर्ट तो हम देंगे 20 साल के बाद में, तो इसके अलावा कौन सा बचा? LMV बचा, तो हम 18 साल में दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। यदि हमारे आगे वाले वाहन के चालक ने ओवरटेकिंग का सिग्नल नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे? यानी आगे वाला व्हीकल जो है, वो आगे जो चल रहा है, उसने ओवरटेकिंग के लिए हमें परमिशन नहीं दी है, तो सीधी सी बात है आपको ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि आगे कोई कंडीशन विपरीत है तभी तो आगे वाले ने आपको सिग्नल नहीं दिया है, इसीलिए आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। हम ओवरटेक नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लाइसेंस के पहले 2 अंक जिसमें लाइसेंस जारी किया गया था उसके लिए कोड को दर्शाता है। जैसे कि आपका जो कोड होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरा लाइसेंस है RJ44 से स्टार्ट है, RJ44 खालिस्तान, फिर 2014 है और फिर 000
मतलब कि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 इस टाइप से मेरे नंबर है माना कि, ठीक है। तो ये जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, आरजे, ये स्टेट को डिनोट कर रहा है। ये 44 जो है वो आरटीओ कोड दर्शा रहा है। ये क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ईयर, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन या चलो वो भी बात है। ये आपकी जो लास्ट के देखो 3 और 4 7 ये 7 अंक जो है ये आपके रजिस्ट्रेशन के एक्चुअल में सीरियल नंबर है। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि पहले जो 2 अंक होंगे वो किसको डिनोट कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर पहले ये 2 तो ये तो वर्ड है या लेटर है और ये अंक है। ऐसा नहीं है भाई, इसमें शुरू का पूछा है तो शुरू का ही बताओ आप। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे अंक और अक्षर की बात इतना डीपली ये क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि पहले जो 2 वर्ड या जो नंबर होंगे वो किसको डिनोट करते हैं। प्रश्न संख्या 677, ठहरिए यानी कि स्टॉप, स्टॉप साइन किसमें किस कलर में होता है, आप सभी को पता है अष्टकोण में होता है, एक्टांगल, अष्टकोण, अष्टकोण में होता है पहली बात तो, और ये रेड कलर में होता है। किस कलर में होता है, रेड कलर में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक प्रकार का क्या है, आदेशात्मक संकेत है। कौन सा है, आदेशात्मक संकेत है। स्टॉप का संकेत है वो जंक्शन के पास में और पेडेस्ट्रियन जो लाइनें होती है वहां पे ये हो सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जॉब कार्ड में ग्राहक प्राधिकार पत्र, कस्टमर ऑथराइजेशन फॉर्म पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए, हुज सिग्नेचर शुड बी ऑन द कस्टमर ऑथराइजेशन फॉर्म इन द जॉब कार्ड। एक तो होता है जॉब कार्ड, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जॉब कार्ड होता है, एक होती है लॉग बुक, लॉग बुक, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि इनमें किसके कहां पर जो साइन हो सकते हैं। तो यहां पर जो जॉब कार्ड है इसके ऊपर कस्टमर के साइन होने जरूरी होते हैं भाई। जॉब कार्ड में क्या है, सर्विस हिस्ट्री होती है, सर्विस हिस्ट्री होती है, सर्विस हिस्ट्री। और लॉग बुक जो होती है इसमें जो आपका टूर हिस्ट्री होती है, टूर हिस्ट्री, कब आप कहां गए, कितनी सवारी थी, कहां से कहां तक आप गए थे, कब गए कब लौटे, ठीक है। तो लॉग बुक और जॉब कार्ड में अलग अलग जो चीजें हैं, आप दोनों में आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, लॉग बुक क्या है, जॉब कार्ड क्या है, ठीक है। तो सर्विस स्टेशन से संबंधित बात आ जाए तो आपको जॉब कार्ड बताना है, लॉग बुक नहीं बतानी है। प्रश्न संख्या यहां पे 679, आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट ओवरटेक, जब आपको दूसरी बाजू से आने वाले वाहन दिखाई न देते हो, ठीक है। व्हेन यू कैन नॉट सी व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, यानी दूसरी साइड से व्हीकल आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब दूसरी बाजू, जब आपको दूसरी बाजू से आने वाले वाहन, व्हेन यू कैन नॉट सी व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, अदर साइड से व्हीकल आने ना आने से आपका मतलब नहीं, आपको सामने का रास्ता जो है वो देखना चाहिए। जब आगे का रास्ता दिखाई न दे रहा हो तो ये तो मतलब गलत हो जाएगा। जब आगे के वाहन से ओवरटेक करने का कोई संकेत न हो, आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट ओवरटेक, आप ओवरटेक नहीं करेंगे, कब कब नहीं करेंगे ये आपको बताना है ना। तो जब आगे का रास्ता दिखाई न दे रहा हो, जब आगे के वाहन से ओवरटेक करने का संकेत न हो, जब आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो, आप इस कंडीशन में तो कर सकते हैं, ठीक है। और अदर साइड, अदर साइड की बात आई तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर तो यार ये ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही हो गए। इन दोनों में से जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, एक तो ये कि सामने का रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एक ये कि सामने वाले व्हीकल ने आपको यहां पे सिग्नल नहीं दिया है ओवरटेक करने का। तो इनमें से जो खतरनाक साबित हो सकता है वो बी हो सकता है। चलो सी माना कि वो हो सकता है सिग्नल नहीं दिया, तो भी आप अगर आपको सड़क खाली दिखाई दे रही है, वो सीधा चल रहा है, तो आपको राइट साइड से अगर जगह मिल रही तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो वैसे बी और सी दोनों ही अच्छे ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन की तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ए सी और डी तीनों ठीक है, बी थोड़ा सा गलत, ज्यादा गलत है। हालांकि बी और सी दोनों ज्यादा गलत है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत जो है वो बी होगा। समझ गए ना आप मेरी बात। प्रश्न संख्या 680, यदि आप अस्पताल के पास किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको, इफ यू वांट टू ओवरटेक ए व्हीकल नियर द हॉस्पिटल यू शुड, आप हॉर्न नहीं बजाएंगे। आप अस्पताल के पास किसी वाहन को ओवरटेक नहीं कर सकते, आप लगातार हॉर्न बजाएंगे, आप बीच बीच में हॉर्न बजाएंगे। अब देखो आप हॉर्न का प्रयोग तो आप कर ही नहीं सकते भाई, ठीक है। और ये काम भी आप, ये कथन भी गलत है क्योंकि ओवरटेक तो करना पड़ ही सकता है, आप हॉर्न नहीं बजाएंगे, ये बात ठीक है। आपको एक तो हॉस्पिटल, हॉर्न प्रोहिबिटेड कहां कहां होता है भाई, हॉर्न प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो ये तो होता है हॉस्पिटल में,
हॉस्पिटल के पास आप हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते, एक आप कोर्ट के पास हॉर्न यूज नहीं कर सकते, एक जो साइलेंट जोन होता है, साइलेंट जोन, यहां पर आप नहीं कर सकते। तो 3 स्थानों पर आपको हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो धारा 194 F 1000 रुपए लेने के लिए तैयार है, 500 के 2 नोट, क्योंकि 1000 का नोट बंद हो चुका है। समझ में आ गया ना? तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो तो आपको क्या करना चाहिए? लाल है, सीधा सा मतलब है आपको गाड़ी को रोक लेना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। वाहन की गति बढ़ाना गलत, वाहन को सड़क के बाईं ओर करके उसकी गति धीमी कर, केवल धीमी से काम नहीं चलेगा। वाहन रोके, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अभी। अब आप बता दो कमेंट सेक्शन में, रेड लाइट क्रॉस करना, रेड लाइट क्रॉस आप अगर कर लेते हैं तो जुर्माना कितना होगा और कौन सी धारा होगी, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैंने। आप देखें कौन कौन कितना सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है। रेड लाइट जंप करना किस सेक्शन का के तहत कितना जुर्माना होगा? BS6 उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार, यानी कि भारत स्टेज 6 जो कि 2020 में लागू हुए हैं, डीजल वाहनों को अपने हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को खालिस्तान प्रतिशत तक कम करना होगा। यहां पे जो है जो एज ऑफिशियल जो BS6 के मानक हैं, इनका जो मतलब रूल है उसके अकॉर्डिंग BS6 के डीजल वाहनों को मतलब कितना प्रतिशत तक आपको हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करना होगा। तो इसके लिए 43% की लिमिट यहां पे लगाई गई है। हाइड्रोकार्बन प्लस जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, इन दोनों की मात्रा आपको 43% तक आपको कम करनी पड़ेगी। ये BS4 से की तुलना में BS6 के बारे में बात हो रही है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में प्रश्न पूछा गया है। ये संकेत क्या इंगित करता है? गोल आकृति है, एरो आगे जा रहा है, मतलब कि आपको सीधे चलना है। कंपल्सरी अहेड, यानी आगे चलना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का आदेशात्मक कंपल्सरी साइन है भाई। जब छात्रों को लेने उतारने के लिए स्कूल बसें रुकी हुई हो तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। अगर सामने स्कूल की बस मतलब कि रुकी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं? या तो उसके पीछे रुक जाएं, एक तो काम है पहले इस गाड़ी के पीछे रुके रहें जब तक गाड़ी चले नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स रोड पे आ सकते हैं, या फिर एकदम धीरे धीरे सावधानी से चले क्योंकि छात्र अचानक रोड पर क्रॉस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि छात्र अचानक सड़क के पार कर सकते हैं या सड़क को पार करने के लिए सड़क पर आ सकते हैं। तेजी से आगे बढ़े, गलत। हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़े, गलत। इस स्थिति में कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, गलत। तो आप सभी को पता होना चाहिए, छोटे बच्चे नादान होते हैं, नासमझ होते हैं, वो रोड पे आ सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। आपको रोड क्रॉस करने का भय होना चाहिए कि भी स्कूल के बच्चे हैं तो रोड पे आ सकते हैं, तो आपको गाड़ी को धीमी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल सावधानी से आपको चलना चाहिए। या फिर आगे स्कूल की बस खड़ी है, बच्चे उतार रही, तो आपको उसके पीछे वेट करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 685, औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय में शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक क्या होगा? अब यहां पे देखो डेसिबल जो ध्वनि है, ध्वनि का प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्वनि के बारे में भी आपको स्पेशली थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूं। इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा कि जैसे बात आ जाती है औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में आपको क्या करना चाहिए। जैसे और एक तो औद्योगिक क्षेत्र है तो इसमें दिन के समय 75, रात के समय 70। वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन में 65, रात में 55। आवासीय क्षेत्र में दिन में 55, रात में 45। शांत क्षेत्र साइलेंट जोन दिन में 50 और रात में 40। और सार्वजनिक स्थान पर लाउड स्पीकर की जो है स्पीड या जो उसकी ध्वनि की स्पीड है 75 डेसिबल तक हो सकती है। ये सारी वैल्यू डीबी में है भाई, है ना। तो इसका आप एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक देखो ये है, मानव का तेज आवाज में बातचीत करना 60 डेसिबल, मोटरसाइकिल या दुपहिया वाहन 105 डेसिबल, यातायात की ध्वनि 60 से 90 डेसिबल, भारी वाहनों की 90 से 100 डेसिबल यहां तक जो है वो होती है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ये भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। पॉल्यूशन के संबंध में जो है क्लास संख्या 85 हमने ऑलरेडी ले रखी है, आप इसको कंप्लीट जो है रीड कर सकते हैं। लगभग आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से पॉल्यूशन की जो क्लास है इसको तैयार किया गया है, आप लोगों के लिए इसको तैयार करके क्लास कोर्स में डाल दिया गया। तो यहां पर पूछा है औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय में शोर। तो औद्योगिक में हम देख लेते हैं टेबल में, औद्योगिक में दिन में 75 है ना, तो आप 75 को क्लिक कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 क्या है औद्योगिक में? नाइट में होगा, ये नाइट में होगा। ठीक है, और ये डे टाइम होगा। ये थोड़ा सा आप
ध्यान से देख लेना भाई। निम्नलिखित में से कौन मानक जॉब कार्ड का घटक नहीं है? जॉब कार्ड का नंबर, ग्राहक का नाम, पता और फोन नंबर, सेवा केंद्र का नाम, पता और फोन नंबर, ग्राहक का पसंदीदा रंग। देखो जहां पर आप जॉब कार्ड की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जॉब कार्ड क्या होता है, सर्विस, गाड़ी की जो सर्विस होती है इससे रिलेट करती है। तो यहां पर आपको सर्विस सेंटर होगा, सर्विस सर्विस सेंटर, इसकी जानकारी होगी, ठीक है। और मतलब जो गाड़ी होगी, गाड़ी और ग्राहक का पूरा ग्राहक डिटेल होगी, ग्राहक डिटेल, है ना, कि भी किसने सर्विस करवाई है। तो यहाँ पे जॉब कार्ड के नंबर होंगे, ग्राहक का नाम है, सेवा का केंद्र का पता, नाम, फोन नंबर होंगे, लेकिन ग्राहक का पसंदीदा रंग ये कोई फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको अभी जॉब कार्ड और लॉग बुक के बारे में इनमें डिफरेंस बताया था, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। मोटर वाहन का अस्थायी पंजीकरण अधिकतम के लिए वैलिड होगा, आप सभी को पता होगा, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 43। और वैलिडिटी की बात करते हैं, वैलिडिटी तो यहां पर इसकी होती है 1 मंथ, और रिन्यू इसको नहीं करवाया जा सकता भाई, रिन्यू नहीं होता। नंबर प्लेट जो होगी, नंबर NUMBER, नंबर प्लेट ऑफ TRC, तो इसकी नंबर प्लेट होगी येलो, येलो पर क्या होगा, रेड अक्षर और अंक होंगे भाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चेतावनी वाले यातायात चिन्हों का आकार होगा, यानी कि जो वार्निंग साइन होते हैं वो त्रिभुज में होते हैं, सभी को पता होगा। कंपल्सरी साइन गोलाकृति में होते हैं, और जो इंफॉर्मेटरी होते हैं वो किस में होते हैं, चौकोर आकृति में होते हैं। तो ये तो हो गए वार्निंग, वार्निंग मैं लिख के देता हूं भैया ना, वार्निंग। ये हो गया कंपल्सरी, CUMPULSARY कंपल्सरी, ठीक है। ये हो गया इंफॉर्मेटरी, इनफॉर्मेटरी, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा ये काम कौन करता है, IRC करता है, यानी इंडियन रोड कांग्रेस है, वो संकेतों के संबंध में सारे काम करती है, कौन सा कहां पर और इसका क्या डिजाइन होगा। तो वर्तमान समय में IRC 67 2012 के जो रोड संकेत है इनका प्रकाशन किया गया था, जो चलन में है, ठीक है। IRC की स्थापना जो 1934 में होती है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसका काम है रोड के संकेतों का प्रकाशन करना। समझ में आ गया, कोई बात नहीं, आ गया। प्रश्न 689, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन का निकास उत्सर्जन का एक हिस्सा नहीं है? Which of the following is not a part of vehicle exhaust emission? नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO2 भी होता है, हाइड्रोकार्बन जिसे हम HC के नाम से जानते हैं, NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, तो ये सब होते हैं, लेकिन क्लोरीन नहीं होती। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे संपर्क के पास पहुंचता है तो उसे पार करने से पहले चालक को क्या करना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी रेलवे फाटक के पास जाते हैं और वहां पे फाटक नहीं बनी हुई है तो आप क्या करेंगे, रुकेंगे, उतर कर देखेंगे कि यार कहीं दोनों साइड से कोई ट्रेन या ट्रॉली तो नहीं आ रही है, बस सिंपल सा है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 691, गोल आकृति, एरो जा रहा, एक एरो ऐसे जा रहा, इसको काटा मतलब आगे नहीं जा सकते, मतलब ओवरटेक करना प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का जो है यहाँ पे कंपल्सरी या मैंडेटरी साइन है, मैंडेटरी साइन इसको कह सकते हैं, जो कि रेड बॉर्डर में होता है। आप सभी को पता होगा गोल आकृति में जो संकेत होते हैं ये एक तो मैंडेटरी होते हैं, एक कंपल्सरी होते हैं। तो ये एक तो रेड में, और रेड और ब्लू, ये दो आकारों में हो सकते हैं भाई, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। RTO में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, RTO का पूरा नाम क्या है? सभी को पता है RTA। एक तो देखो आता है RTA, एक आता है RTO, एक आता है DTO, एक आता है DTA, ठीक है। इतना आपको चार याद रखना है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, एक होता है RTO रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ठीक है। DTO डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो यहां पे RTO का पूछा है तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं? हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन यूज्ड बाय व्हीकल्स? नियमित रूप से वाहनों का रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस करवा के, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पुराने वाहनों को बदले, ये भी काम ठीक है। कारपूलिंग, बिल्कुल ये भी ठीक है, क्योंकि कारपूलिंग क्या होती है, जब आप एक स्थान से, माना कि आप जयपुर से आप जाते हैं कोटा, दिल्ली,
डेली आपकी ट्रिप रहती है, और ए के पास भी कार है, बी के पास भी कार है, तो 15 लीटर इसका तेल जल जाएगा, 15 लीटर इसका जल जाएगा। हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 30 लीटर तेल जला, तो पोल्यूशन की मात्रा कितनी हो गई, माना कि 50% हो गई। ठीक है, अब हम इसमें, अब दो व्यक्ति है, ये दोनों अगर इस ए की कार में जाए, इसको बी कार को कैंसिल कर दे, तो यहां पे पोल्यूशन 50% से 25% तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 15 लीटर तेल बच जाएगा। यानी कि किसी भी स्थान पर अगर दो व्यक्ति एक समय में एक जगह पर जा रहे हैं, एक स्थान से जा रहे हैं, तो वो दो कारों की बजाय एक कार में, या जो पब्लिकली जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है उसका उपयोग करते हुए अगर ऑफिस जाता है, तो उसे कार पुलिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि कार को शेयर करके आप उसका यूज करें, तो कार पुलिंग कहलाता है, जो कि पॉल्यूशन को कम करने में, आपके खर्चे को कम करने में, आपकी जेब को, मतलब कि जेब की पावर को बनाए रखने में मदद करता है। क्योंकि अगर डेली कार लेके जाएंगे तो जेब है वो खाली होती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है भाई। जब आप उस गोल चक्कर के करीब पहुंच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, यहां पर जब भी आप किसी भी गोल चक्कर में आप प्रवेश करते हैं, तो यहां पे आपके राइट साइड से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाईं ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए, मस्ट गिव वे टू व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट। ठीक है, आप सभी के लिए मैं एक छोटा सा यहां पे बना देता हूं। आप कहेंगे राइट से कैसे हुआ? ये देखो, इस टाइप से बनाता हूं मैं। ये गोल चक्कर है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहां भी है भी, यहां भी है को ना। अब माना कि आप यहां से जा रहे हैं, अब देखो आप लेफ्ट वाले को प्रायिकता क्या दोगे? लेफ्ट वाला तो आगे चल रहा है, आगे निकल चुका है। आपको ध्यान देना है कि यहां से कोई राइट साइड से तो नहीं आ रहा है। राइट साइड से आ रहा है तो आप उसको ठोकने दो, उसको निकलने दो। वो निकल गया तो आप भी एंटर कर सकते हैं, मतलब कि लेफ्ट वाले की बजाय आपको राइट वाले को यहां पे प्रायोरिटी देनी चाहिए। परिवहन के संदर्भ में पीयूसी का पूरा नाम क्या है? एकदम सिंपल है, पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर यहां पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पीयूसीसी आता तो कंट्रोल के बाद सर्टिफिकेट भी नाम लेना है, केवल पीयूसी आएगा तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल ही रखना है, आप सभी को पता होगा। और इसके रिगार्डिंग भारत में चल रहा है बीएस स्टेज। बीएस स्टेज जो चल रहा है और जिसे हम भारत स्टेज के नाम से जानते हैं, 2001 में इसकी शुरुआत हुई। वर्तमान में 2020 से बीएस 6 वर्तमान में चल रहा है, जिनमें एडब्ल्यू का भी होना जरूरी है, कैटेलिक कन्वर्टर का भी होना जरूरी है, जो कि पॉल्यूशन को कम करने का काम करता है। वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पीयूसी की छूट जो है दी गई है। और पीयूसी का अगर आप उल्लंघन करते हैं, पीयूसी नहीं बनाते हैं, तो यहां पर धारा 190 की उपधारा 2 लगती है, जिसमें 1000 से लेकर 2000 तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। पीयूसी को लेकर जो फॉर्म होता है वो 59 होता है। पीयूसी की वैलिडिटी की बात करता हूं, पीयूसी वैलिडिटी तो यहां पे 6 मंथ भी होती है, 12 मंथ भी होती है। ये होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो व्हीकल होंगे बीएस स्टेज के उनके लिए, और 4 और 6 जो भारत स्टेज वाले व्हीकल है उनके लिए 12 महीने के लिए पीयूसी की वैलिडिटी होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। वर्ष खालिस्तान में भारत में यूरो फर्स्ट उत्सर्जन मानकों को देश भर में लागू किया गया। यूरो फर्स्ट जो था, यूरो फर्स्ट, यही दोस्तों भारत स्टेज फर्स्ट था। भारत स्टेज फर्स्ट को यूरो फर्स्ट के नाम से यहां पे लागू किया गया था, जो कि सन 2000 में किया गया था, सेकंड 2001 में, और यहां पे फर्स्ट हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में 6 चल रहा है, जो कि 2020 से 1 अप्रैल 2020 से चल रहा है। प्रश्न संख्या 697, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस यूज ऑफ हॉर्न इज प्रोहिबिटेड। आपको मैंने बताया था, एक तो कोर्ट जो होता है, कोर्ट, एक मैंने हॉस्पिटल बताई थी, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पास में एक साइलेंट जोन, साइलेंट जोन। इन तीनों स्थानों पर आप हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। करते हैं तो 500 की दो नोट याद रखना, वो आपको देने पड़ेंगे 194 एफ के तहत। तो यहां पे अस्पताल, न्यायालय, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार मैंने आपको बार बार इसके बारे में बता चुका हूं। 4 पहिया वाहन में चालक और यात्री की सुरक्षा के लिए खालिस्तान वाहन के अंदर लगाया जाता है, लगाए जाते हैं, क्या लगाया जाता है सभी को पता है। 4 व्हीलर जो होता है इसमें हेलमेट तो होता नहीं है, फेस शील्ड कोई जरूरी नहीं है, हैंड ग्लव्स कोई जरूरी नहीं है, एयर बैग होते हैं, है ना, एयर बैग और सीट बेल्ट आप कह सकते हैं, सीट बेल्ट, सीट बेल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मेरी इंग्लिश की हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्र क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, सब कुछ आपको परफेक्टली समझ में आ रहा होगा, ये मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूं भाई। प्रश्न संख्या 699, मोटर वाहन के स्थायी पंजीकरण के लिए बिक्री प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म नंबर होना चाहिए।
देखो यहां पे पूछा क्या है, स्थायी पंजीकरण के लिए बिक्री प्रमाण पत्र वाला फॉर्म पूछा गया है। तो अब स्थायी पंजीकरण जो होगा आप सभी को पता है 20 में तो क्या है, आरसी अप्लाई होगी, आरसी अप्लाई। इसके साथ में अब आपको फॉर्म सी 21 और 22 दोनों देने पड़ेंगे। अब ये हो गया सेल सर्टिफिकेट, सेल सर्टिफिकेट। और इसी के बारे में पूछा गया है, द फॉर्म नंबर मस्ट अकम्पैनी द सेल सर्टिफिकेट फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मोटर व्हीकल। यानी आपको सेल सर्टिफिकेट के लिए कौन सा फॉर्म है ना, यानी कि सेल सर्टिफिकेट के साथ आपको कौन सा फॉर्म लगाना चाहिए, फॉर्म संख्या 21। यानी कि सेल सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म संख्या 21 होता है, बिक्री प्रमाण पत्र इंग्लिश में या हिंदी में इसको कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोग यहां पे 22 को कहते हैं, 22 नहीं है भाई, पर्सन की लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा। ये फॉर्म संख्या 22 जो है ये रोड वॉर्थिनेस सर्टिफिकेट होता है, रोड वॉर्थिनेस सर्टिफिकेट। इसका मतलब होता है सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है सड़क योग्यता प्रमाण पत्र। पर्सन संख्या आप सभी के सामने 700 नंबर। चमकती हुई पीली फ्लैशिंग येलो सिग्नल लाइट क्या इंडिकेट करती है, देखो एक तो फ्लैशिंग रेड होती है, एक फ्लैशिंग येलो होती है, दोनों में फर्क है। रेड में आपको गाड़ी को स्टॉप करना है, और क्या यहां पे इफ सेफ, इफ सेफ है ना, और यहां पे स्लो डाउन, स्लो डाउन और केयरफुली, केयरफुली। यानी कि अगर येलो फ्लैश लाइट है तो आपको गाड़ी को धीमा करना है और सावधानी से आगे बढ़ना है। अगर रेड लाइट अगर फ्लैश कर रही है तो उसमें आपको क्या करना है, रेड लाइट फ्लैश करने में आपको गाड़ी को रोकना है, और अगर सुरक्षित है तो ही आगे बढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा, वाहन की गति धीमी करें, सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते रहें। ऑप्शन नंबर यहां पे डी राइट आंसर हो जाएगा। गति धीमी करनी, रोकने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों यहां पर आज सभी को पता होगा हमने यहां पर कंप्लीट जो है 651 से लेके 700 जो क्वेश्चन है जो हमने कर लिए हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा आज का सेशन कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएंगे। मेरी लैंग्वेज, मेरे समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, मेरी जो स्पीड है, मैं आपकी लोगों का जो टाइम है इसकी कदर करता हूं, उसकी रेस्पेक्ट करता हूं। आप लोगों का टाइम बचे, कम से कम समय में ज्यादा जानकारी आपको मिले, तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा 751 नंबर क्वेश्चन से लेके 700 क्वेश्चन तक मैंने बिल्कुल भी एक एक्स्ट्रा तक बात आपको नहीं बोली कि क्या और क्या क्या करें क्या ना करें। लेकिन अब जो क्वेश्चन से 700 कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंप्लीट बेस्ड नोट्स के लिए आप स्टडी होम ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 4-5 हमारी हैवी जो ड्राइवर बुक भी है, और इसके अलावा स्पेशल नोट्स है, पीवाईक्यूज है, पुरानी भर्तियों के ड्राइवर पेपर है, और ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अवेलेबल है स्टडी होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे, और दिए गए नंबर पे संपर्क आप कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारे जो लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी हम ज्वाइन करके हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको समय पर सारी वीडियो क्लासेज, उनकी पीडीएफ नोट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, कट ऑफ जो भी है, तो उनके बारे में भी आपको समय समय पर आपको एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्ते। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, एक अच्छा सा छोटा सा जबरदस्त आंसर के लिए कमेंट आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।